आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 5 का। और इस सबक का उन्वान है आप बीती। आप बीती यानी खुद के ऊपर बीती हुई। उर्दू अदब के मुसन्निफ़ीन ने और अदीबों ने बहुत अच्छी आप बीती तहरीर की है, बहुत उम्दा किस्म की आप बीती लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात को बयान किया है। उसमें अच्छे हालात भी बयान किए गए हैं और उसके अंदर बुरे हालात भी बयान किए गए हैं। इसलिए हम सिर्फ आप बीती का मुताला करेंगे। सबक के अंदर बच्चों आप बीती की तारीफ दे रखी है, क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है, और उर्दू अदब में आप बीती की तारीख के हवाले से मुख्तसर मालूमात दे रखी है। और साथ ही अख्तरुल ईमान की लिखी हुई आप बीती इस आबाद खराबे में का एक छोटा सा हिस्सा सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम आप बीती का मुताला करेंगे, आप बीती क्या होती है, किस तरह लिखी जाती है और उर्दू अदब में आप बीती की क्या हैसियत है। इसके बाद दूसरे हिस्से में हम अख्तरुल ईमान की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, अख्तरुल ईमान की नस्री सलाहियात के बारे में बात करेंगे और उनकी तहरीर के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो अख्तरुल ईमान की लिखी हुई खुदनोश्त आपकी आप बीती इस आबाद खराबे में का मुताला करेंगे। और उसके बाद चौथा हिस्सा इस आबाद खराबे में जो अख्तरुल ईमान की आप बीती का हिस्सा सबक में शामिल किया गया है, उस सबक से मुतालिक सवाल व जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है आप बीती या खुदनोश्त। खुदनोश्त खुद की लिखी हुई, खुद के ऊपर बीती हुई, खुद के ऊपर गुजरी हुई। बच्चों फ़नी एतबार से आप बीती उस तहरीर को कहते हैं जिसके अंदर मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे हालात का बयान करे, जो खुद के ऊपर गुजरे हुए हाल का। उसमें अच्छे भी हो सकते हैं और उसमें बुरे भी हो सकते हैं। तासुरात और सदमात का बयान भी वो इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ करता है और आप बीती को बड़ी दिलचस्प बना देता है। आप बीती अगर दिलचस्प नहीं होगी तो फिर वो बार बार पढ़ने के लायक नहीं रहेगी और वो अदब पारी की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाएगी। अच्छी आप बीती दिलचस्प अंदाज में लिखी जाती है, उसके अंदर अपने हुनर और फ़न के तकाज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और इतनी खूबसूरती से उसको लिखा जाता है कि वो बार बार पढ़ने के लायक बन जाए और लोगों की कारी की दिलचस्पी उस आप बीती के अंदर आ जाए। यहाँ पर बच्चों हम आप बीती का ही मुताला करेंगे, खुदनोश्त कैसे लिखी जाती है, उर्दू अदब में कहाँ से आई और किस तरह से इसकी शुरुआत हो गई। तो शुरू करते हैं हम। बड़े गौर से आपको देखना है और जो तारीफ़ आप बीती की मैंने आपको बताई है इसे आप लिख भी लें और पढ़ना है साथ में मेरे साथ। देखिए, खुदनोश्त आप बीती को ही खुदनोश्त कहते हैं, यानी खुद की लिखी हुई, खुद के ऊपर गुजरी हुई और खुद की लिखी हुई। खुदनोश्त या आप बीती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है और ज़िंदगी का कोई ख़ास दौर या वाक़या भी आ सकता है। अब बच्चों ऐसी की ऐसी ही सिन्फ हम जिसका पहले मुताला कर चुके हैं वो यादें थी। यादें और आप बीती किस तरह से मुख्तलिफ हैं। यादें में बच्चों ज़रूरी नहीं कि मुसन्निफ़ खुद की ऊपर बीती हुई यादें ही लिखें। यादें में वो खुद से ताल्लुक़ दूसरी यादें, दूसरे शख्स के मुतालिक बातें जो उसको याद हैं वो भी लिख सकता है। लेकिन आप बीती में, खुदनोश्त में सारी बातें खुद से मुतालिक होंगी। वो पूरी ज़िंदगी की सच्चाई भी हो सकती है, सवानह भी हो सकती है, सवानह के अंदर जो जो उसके साथ गुजरी वो भी हो सकती है, और ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक वाक़या भी हो सकता है जो कभी उसके सामने पेश आया हो और उसी को उसने तहरीरी शक्ल दे दी हो। तो ये ख्याल रखना है आपको, यादें में तो खुद के अलावा किसी और की यादें भी बयान की जा सकती हैं, किसी और की ज़िंदगी के अंदर गुजरे हुए हालात का बयान भी किया जा सकता है, लेकिन आप बीती में खुद के ऊपर ही बयानी की जाती है, खुद के ऊपर ही मुबनी तहरीर रहती है। तो इस बयान के दायरे में पूरी ज़िंदगी भी आ सकती है और ज़िंदगी का कोई ख़ास हिस्सा या कोई ख़ास वाक़या भी आ सकता है। ये याद रखना है बच्चों, ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा, ख़ास वाक़या या पूरी ज़िंदगी को तहरीरी शक्ल के अंदर खुदनोश्त में लिख सकता है। खुदनोश्त क्यों लिखी जाती है? अब एक सवाल उठाया गया है यहाँ पर और फिर उसके जवाब पेश किए गए हैं। कई वजूहात इसकी बयान की गई हैं। यहाँ कहते हैं आपसे कि खुदनोश्त क्यों लिखी जाती है, तो इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। अब कई जवाब कौन कौन से हैं? एक जवाब तो ये दिया जा रहा है कि लिखने वाला अपनी यादों को मुरतब और महफूज करना चाहता है।
क्यों लिखी जा रही है खुद नोश्त? कि वो अपनी यादों को महफूज करना चाहता है। कोई वाकया गुजरा, कोई हादसा गुजरा, इस वक्त याद है, फौरन उसको तहरीरी शक्ल दे दी और वो लिख दिया, और वो इतना खूबसूरत लिखा कि वो अदब पारा की शक्ल ले चुका था। तो अपने ऊपर गुजरी हुई यादों को तहरीरी शक्ल देकर महफूज कर दिया जाए। तो एक मकसद तो ये बताया गया है, पहला मकसद ये हो सकता है कि लिखने वाला अपनी यादों को मुरतब और महफूज कर दे। दूसरा मकसद बताया गया है बच्चों कि लिखने वाला अपने तजुर्बों में पढ़ने वालों को भी शरीक करना चाहता है। आप कहते हैं ना शेयर करना, अपनी यादों को शेयर करना, तो एक मकसद तो महफूज करना और दूसरा मकसद शेयर करना, एक दूसरे से बांटना, अपनी यादों को, अपनी ज़िंदगी में गुजरे हुए हालात को बताना कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें पेश आईं। वो दूसरों को, अपने दोस्तों को, अहबाब को या कारी को बताना, पढ़ने वाले को बताना। दो मकसद हमारे सामने आ चुके हैं। पहला मकसद याद रखना है बच्चों, अपनी यादों को तरतीब देना और उसकी हिफाजत करना कि भूल नहीं जाए, मेरे जाने के बाद भी मेरे लोग याद रखें कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह के हालात पेश आए थे। और दूसरा, अपने लोगों को अपनी ज़िंदगी का हाल बताना, उनसे शेयर करना, मैंने आपको बताया। और फिर तीसरा, एक और वजह बताई गई है कि क्यों खुद नोश्त लिखते हैं लोग। लिखने वाला अपने कारी को यह बताना चाहता है कि उसने दुनिया और उसके लोगों को किस नज़र से देखा। यह फ़ायदा पहुंचाने वाला वजह है। इस वजह के ज़रिए वो होशियार करना चाहता है कि दुनिया की चीज़ों को मैंने जिस नज़रिए से देखा है, जो तजुर्बा हासिल किया है, वो तजुर्बा मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। मैं अपना नज़रिया आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ को हम ठीक समझते हो, जिस चीज़ को आप अच्छी समझते हो, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि आप उस चीज़ की सच्चाई जान सकते हो। सच्चाई जान लोगे तो आपको बहुत वक्त इसको सच्चाई जानने में लगेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी बड़ी गुजर चुकी है, इस चीज़ से मैं वाबस्ता रहा हूँ, मेरे बहुत तजुर्बे हैं इस चीज़ के साथ। अब आप ये देखिए कि ये चीज़ जिसे आप अभी अच्छी समझ रहे हैं, आगे जाकर ये आपके लिए बुराई पैदा करेगी, आपके लिए ख़राबी पैदा करेगी। तो तीन यहाँ पर वजूहात बताई गई हैं। पहली वजूहात बता दी गई है कि अपनी यादों को मुरतब तरतीब देकर महफूज कर देना। दूसरी वजह बताई गई है कि पढ़ने वालों के साथ अपने तजुर्बों को शेयर करना, उनको अपनी ज़िंदगी के हालात में शरीक करना। और तीसरी वजह है कि कारी दुनिया को अपने नज़रिए से वाकिफ़ कराना चाहता है कि मैंने किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखा, किस अंदाज में देखा, आप भी उसी तरह से उसको देखिए, उसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छी खुदनोश्त लिखने का उसूल बता रहे हैं कि अच्छी खुदनोश्त क्या होगी, किस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि अच्छी खुदनोश्त में लिखने वाला खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता। बहुत ख़ास बात है बच्चों, अच्छी खुदनोश्त की ये समझ लिए कि बुनियादी असूल है, क्योंकि उसमें वो खुद के बारे में ही लिख रहा है। अब जाहिर है जब खुद के बारे में लिख रहा है तो खुद की तारीफ़ें भी वहाँ पर आएंगी, लेकिन खुद की तारीफ़ें, अच्छाइयों को इतना ज़्यादा ना बढ़ा दिया जाए, उस हद तक ना पहुँचाने दिया जाए कि जहाँ लोग कहने लग जाएं कि ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। मुहावरा है ये, इसका माने क्या है? खुद अपनी तारीफ़ें करना, अपनी ही बारे में बातें करना। जिस तरह तोते को एक बात रटा दी जाती है, मिट्ठू कहते हैं तोते को एक बात रटा दी जाती है, उसी तरह से रटा दी गई है। ये सिर्फ अपनी तारीफ करेगा। जो अपनी तारीफ़ें करता है, सिर्फ अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में बातें बताता है, उसे के लिए कहा जाता है कि ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। तो ये अच्छी खुदनोश्त लिखने वाले के अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बने। इसलिए खुदनोश्त लिखने वाले को हमेशा बहुत ज़ब्त और एहतियात से काम लेना पड़ता है। उसके अंदर ज़ब्त भी होना चाहिए, बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए कि जो बात है वो सही बताना, और अपनी तारीफ़ आए तो काबू में रहकर तारीफ़ करना, बर्दाश्त रहकर काबू करना। चाहे आपने अच्छा कारनामा अंजाम दिए हों, लेकिन इस तरह से बयान करना कि सुनने वाले को परेशानी ना हो, उसको ये ना लगे कि आप सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं। जो मामला है उस मामले को पूरी ईमानदारी के साथ पेश करना। यानी मकसद भी ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपनी तारीफ़ें बयान की जाएं। खुदनोश्त आप अपनी बयान कर रहे हो, लेकिन खुदनोश्त में सच्चाई बयान करो, उसमें हकीकत बयान करो, जो हुआ है वो बताओ, और उसके अंदर भी खुद की तारीफ़ों से परहेज़ करना है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करनी हैं। तो ज़ब्त और एहतियात से काम लेना है। दूसरों के बयान में भी सच्चाई और दयानतदारी का ख्याल रखना ज़रूरी है। चाहे वो बात अपने खिलाफ ही हो, उससे हमारी
अहमियत में, हमारी हैसियत के अंदर दाग लग रहा है लेकिन वो बात सच है तो वो तहरीर में शामिल करनी चाहिए। अच्छी खुदनोश्त की निशानी बतानी जा रही है यहाँ पर आपको। अच्छी खुदनोश्त के अंदर अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना, सच्चाई बयान करना, और सच्चाई बयान करते में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करना। जो हकीकत है मैंने बताया, चाहे उससे आपकी हैसियत के ऊपर दाग लग रही है, आपके ऊपर आंच आ रही है, लेकिन फिर भी आप हकीकत की बयानी कीजिए। इससे आपकी खुदनोश्त उम्दा किस्म की साबित होगी और सच साबित होगी। अगर उसको कोई अपने परखना चाहे, कसौटी के ऊपर उसको जांचना चाहे, तो फिर उसमें कोई बात झूठ ना निकले, हर बात वो सच्ची सच्ची बयान की जाए। अगर उसमें झूठी चीज़ें बयान कर दी गई तो वो तो अफसाना हो जाएगा, वो आपकी खुदनोश्त थोड़ी होगी या मुसन्निफ की खुदनोश्त थोड़ी होगी, वो तो अफसाना हो गया। अफसाने में कहानी भी होती हैं, झूठ भी होते हैं, बनावटी बातें भी होती हैं, मज़े के लिए चीज़ें डाल दी जाती हैं अफसानों में, लेकिन खुदनोश्त में बनावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें तसन्नु का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई और दयानतदारी का ख्याल रखना चाहिए उस मौके के ऊपर जब हम खुदनोश्त लिखें। उर्दू में खुदनोश्त की रिवायत ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ बताया गया है कि मौलाना जाफ़र थानेसरी की आप बीती काला पानी को उर्दू की पहली खुदनोश्त कहा जाता है और इसकी अशात 1923 में हुई थी, अगरचे ये अशात से बहुत पहले इसको लिखा जा चुका था। उर्दू की जो पहली खुदनोश्त मानी जाती है, किस हिसाब से? फ़नी एतबार से, जो फ़न के तकाज़ों को पूरा करते हुए चले, तो वो 1923 में शाये हुई थी और वो थी मौलाना जाफ़र थानेसरी की आप बीती काला पानी। इसको उर्दू की पहली माना जाता है, लेकिन फ़न के तकाज़ों को पूरा नहीं करने वाली खुदनोश्त बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी। जब हिंदुस्तान में 1857 का गदर हुआ था, उस गदर में जो लोग शरीक थे उन्होंने से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी के हालात को खुदनोश्त या आप बीती की शक्ल में तहरीर किया है, लेकिन वो बाकायदा तहरीरी शक्ल के अंदर, किताब की शक्ल में सही तरीके से ना पाई और फिर वो फ़नी ज़वाब्ते को भी पूरा नहीं कर पाती थी, इसलिए उनको पहली खुदनोश्त नहीं माना गया है। वरना अगर आप देखेंगे उर्दू अदब की खुदनोश्त के बारे में, इसकी तारीख़ निकालेंगे आप, तो 1860 के अंदर शाये हुई थी ये खुदनोश्त। मौलाना फजल हक खैराबादी की खुदनोश्त है और वो खुदनोश्त आपने अंडमान की काला पानी जेल के अंदर सज़ा पाते हुए लिखी थी। वो बड़ी काफ़ी कदीम है और वो भी अहमियत की काबिल है, लेकिन फ़नी ज़वाब्तों को पूरा ना कर पाने के कारण उसको खुदनोश्त नहीं मानी गई और मौलाना जाफ़र थानेसरी की किताब आप बीती काला पानी को पहली खुदनोश्त मानी गई है और ये 1923 में शाये हुई थी। हालांकि इन्होंने लिख पहले दी थी इस किताब को। अब इस ज़माने की बात कर रहे हैं, जो दौर हाजिर है, इस दौर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे ज़माने में रशीद अहमद सिद्दीकी की आशिफ्ता बयानी मेरी, सर रज़ा अली की आमालनामा, जोश मलिहा आबादी की यादों की बारात, कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नोवेल कारे जहां दराज है। ये बहुत अहमियत वाला नोवेल है बच्चों। जब हम कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना फोटोग्राफर का मुताला कर रहे थे, उसके पहले हिस्से के अंदर हमने कुर्रतुल ऐन हैदर का तारुफ हासिल किया था। तो कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ के बारे में जब बात की जा रही थी तो इस नावल का मैंने आपको नाम बताया था, कारे जहां दराज है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। और इस नावल की ख़ास बात यह है कि यह सवान ही नावल है, लेकिन सवाने ज़िंदगी के जो हालात गुजरे हैं, ज़िंदगी में जो कुर्रतुल ऐन हैदर की बीती है, उसे आपने नावल की शक्ल के अंदर लिखा है। तो ये आप बीती भी कह सकते हैं इसको और नावल भी, इसीलिए इसको सवान ही नावल कहा जाता है। इसका उन्वान है कारे जहां दराज है। और कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा, खलीक इब्राहिम खलीक की मंजिलें गिर्द के मानिंद, अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में बहुत मशहूर हुई हैं। और अख्तरुल ईमान की जो खुदनोश्त इस आबाद खराबे का नाम दिया गया है, इसी का एक हिस्सा हमारे लिए यह इस किताब के अंदर सबक के तौर पर शामिल किया गया है, जिसका हम अगले हिस्सों के अंदर मुताला करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों हम खुदनोश्त के हवाले से मालूमात कर रहे हैं और आगे वाले हिस्से में अख्तरुल ईमान की खुदनोश्त इस आबाद खराबे का एक हिस्सा हमें सबक के तौर पर दिया जाएगा। ये मशहूर खुदनोश्त हैं जिनका आपको नाम याद रखने हैं, लिख लेने हैं। और ख़वातीन की बात की जाए कि ख़वातीन ने भी खुदनोश्त लिखी हैं, तो आपकी खुदनोश्त में बेगम हमीदा अख्तर की हमसफ़र, अदा जाफरी की जो रही सो बेखबरी रही,
और सईदा बानो अहमद की डगर से हटकर बहुत दिलचस्प और मकबूल आप बीतियां हैं। आप बीती बिलुमूम नस्र में लिखी जाती है, लेकिन कुछ लोगों ने मंजूम आप बीतियां भी लिखी हैं। जो ज़्यादातर आप बीतियां आपको मिलेंगी, ज़्यादातर खुदनोश्त जो मिलेंगी, वो नस्र की शक्ल में लिखी गई हैं, नस्र के अंदाज में लिखी गई हैं। इसके अलावा कुछ अदीबों ने नज़्म के अंदाज में भी अपनी आप बीतियाँ लिखी हैं। यानी इसमें कोई शर्त नहीं है कि नज़्म में लिखें कि नस्र में लिखें। उर्दू अदब में नस्र में भी आपको आप बीतियाँ मिलेंगी और नस्र में भी आपको आप बीतियाँ मिलेंगी। तो ये बच्चों आप बीती के हवाले से मुख्तसर मालूमात आपके सामने पेश की गई है, जिसका हमने मुताला किया है। आप बीती क्या है हम समझ चुके हैं। खुदनोश्त जो ख़ुद के हालों को बयान करे, अपनी ज़िंदगी के अंदर गुजरे हुए अहवाल को बयान करे, उसमें सदमात भी शामिल हैं, उसमें तासुरात भी शामिल हैं, उसमें कुछ ऐसे असरात भी शामिल हैं जो ज़िंदगी का रुख बदलने की ताकत रखते हैं, तहरीरी शक्ल में दे दिया जाता है, तो वो आप बीती या खुदनोश्त कहलाते हैं। सबक का ये हिस्सा बच्चों मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में हम अख्तरुल ईमान का तारुफ हासिल करेंगे और फिर अख्तरुल ईमान की नस्र आप बीती इस आबाद खराबे में का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।